प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार आनंद यादव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जूझ का प्रथम अंश पढ़ने जा रहे हैं। जूझ के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ है, जिसका एक अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। कथाकार डॉक्टर आनंद यादव, आप मराठी के प्रख्यात कथाकार माने जाते हैं और आप द्वारा रचित बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्म कथात्मक उपन्यास जूझ का एक अंश का प्रथम भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यह एक किशोर के देखे गए और भोगे गए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। यह जो उपन्यास है जिसका शीर्षक है जूझ, इस उपन्यास में एक किशोर के द्वारा देखे गए और भोगे गए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस उपन्यास में जीवंत गाथा को पिरोया गया है। एक किशोर की जीवंत गाथा है जो गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ को भी भोगता है और साथ ही साथ उसका जो रंगारंग परिवेश है उसकी भी अत्यंत विश्वसनीय जीवंत झलक हमें दिखाई पड़ती है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी दिखाई पड़ती है। इस उपन्यास में अस्त व्यस्त और अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की एक बहुत ही अनूठी झांकी हमें दिखाई पड़ती है इस आत्मकथात्मक उपन्यास में, जिसमें जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। ये जो आत्मकथात्मक उपन्यास है इसमें जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है और इस जूझ नामक इस उपन्यास में हम पाते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज का जो अस्त व्यस्त और अलमस्त भाव है वह लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की एक अनूठी झांकी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की इस उपन्यास में हम देखेंगे कि एक किशोर जो पढ़ने की लालसा लिए हुए है, पढ़ने की ऐसी अदम्य लालसा लिए हुए है कि वह हर स्थिति में पढ़ना चाहता है, वह हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए हुए है और इस प्रकार वह जब पढ़ने की ओर अग्रसर होता है तो धीरे धीरे वह साहित्य को समझता है, संगीत के साथ जुड़ाव करता है और अन्य विषयों की ओर भी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से यह जो किशोर है यह साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है और इस किशोर की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो साहित्य की तरफ, संगीत की तरफ और अन्य विषयों की तरफ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। इस किशोर की आकुल आहट सुनी जा सकती है, व्याकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। और यह जो आहट है यह निश्चित रूप से उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक हम कदम बन सकती है जो किशोरावस्था के इस अनुभव से गुजर रहे हैं, यानी वे सभी किशोर जो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य बनाने का स्वप्न संजोते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी किशोरों के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह उपन्यास और इसमें छुपा हुआ संदेश एक हम कदम के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। इस प्रकार जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। तो आइए पढ़ते हैं जूझ उपन्यास का यह पहला भाग। जैसा कि इस उपन्यास का शीर्षक है जूझ,
जूझ से आशय है संघर्ष करना, जूझने की क्रिया, जूझ जाना, संघर्ष कर जाना। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और इस प्रकार से सतत रूप से संघर्ष करते हुए किसी भी कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। आनंद यादव द्वारा रचित इस उपन्यास की इन प्रारंभिक पंक्तियों में पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। पाठशाला जाने के लिए तो मन में बहुत इच्छा होती थी, पाठशाला जाने के लिए तो मन बहुत तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहना कि मैं पढ़ने जाऊंगा, इस बात की हिम्मत नहीं होती थी। दादा के सामने यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह यह कह सके कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक कर देना यह एक मुहावरा है। इसका आशय है जोरदार तरीके से मारपीट कर देना, यानी डर लगता था कि उसकी बहुत अच्छे से मारपीट की जाएगी, हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझाते, इसलिए मैं इस ताक में रहता, इस अवसर में रहता, इस बात की बाट जोहता कि कोई आदमी दादा को समझा दे, क्योंकि दादा ही स्कूल नहीं भिजवाना चाहता था। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार की किसानों की और खेती से संबंधित कार्य करने वाले लोगों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हो पा रहा है, इसलिए लेखक यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से यह कह रहे हैं कि मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। और साथ ही साथ लेखक यहाँ यह भी कह रहा है कि जो बाबा के समय जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस भी प्रकार की संपन्नता थी, वह अब दादा के समय नहीं रही। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, क्योंकि खेती करने का काम अब बहुत ज़्यादा सरल और बहुत अधिक लाभ वाला काम नहीं रहा है। यह खेती तो हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। और इस प्रकार से लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि खेती करने के बजाय यदि वह पढ़ाई करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, पढ़ जाने पर नौकरी लग जाने की पूरी संभावना है, और जब नौकरी लग जाएगी तो 4 पैसे हाथ में रहेंगे। विठोबा आणा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। और जिस प्रकार विठोबा आणा कुछ धंधा करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, धंधा से आशय है व्यवसाय करना, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं, उस प्रकार से कोई न कोई कारोबार भी, कोई न कोई धंधा भी शुरू किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते, और इस प्रकार से कि खेती करना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, कोई न कोई काम धंधा शुरू किया जा सकता है, या पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार के विचार अंदर ही अंदर चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता। जब दिवाली का महीना बीत जाता, दिवाली का त्योहार बीत जाता, उसके बाद महीने भर तक ईख पेरने का कोलू चलाना होता। ईख का आशय है गन्ना, गन्ने को पेर कर उसका रस निकाल कर उससे गुड़ बनाने का जो कार्य होता है, इसलिए कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। दादा यह समझते थे, दादा की समझ ऐसी थी कि यदि कोहलू को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, यानी दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पीरने का कोहलू चलाना होता, और यदि दादा का ये मानना था कि यदि कोहलू को पहले यानी समय से पहले ही, यानी थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया जाता, तो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ
कुछ हद तक सही थी और इस प्रकार दादा की समझ सही भी थी। यदि समय रहते ही ईख को पेरने के लिए कोहलू शुरू कर दिया जाता है तो ईख की अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। जब चारों ओर कोहलू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है और भाव नीचे उतर आते हैं। और जैसा कि ऐसा हमेशा होता है कि जब चारों ओर कोहलू चलने लगते हैं, बहुत अधिक गन्ने का रस बना करके उससे गुड़ बनाने का काम शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है। गुड़ अत्यधिक मात्रा में आ जाता है और जब माल बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो उसका भाव नीचे उतर जाता है। अधिक गुड़ आ जाने के कारण बाजार में गुड़ के भाव नीचे उतर जाते हैं। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। जैसा कि ईख के रस से गुड़ बनाया जाता है, नंबर 1 का गुड़, नंबर 2 का गुड़ और नंबर 3 का गुड़, इस प्रकार से अलग अलग गुणवत्ता के गुड़ तैयार किए जाते हैं। वह गुड़ जो खेतों पर बनाया जाता है वह नंबर 3 का गुड़ माना जाता है। इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ यदि उपलब्ध हो तो बाजार में फिर नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है। इसलिए नंबर 3 का गुड़ जो खेतों पर बनाया जाता है उसको अच्छे भाव नहीं मिलते हैं, उसकी बिक्री भी नहीं हो पाती है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। जैसे कि और दूसरे किसान ऐसा सोचा करते थे कि यदि ईख को यानी गन्ने को कुछ और दिन तक खेत में ही खड़ा रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा बनेगा। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। और ज़्यादा गुड़ इसलिए निकलता है क्योंकि जो ईख की फसल ज़्यादा समय तक खेत में खड़ी रहती है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और उसका रस गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से रस गाढ़ा हो जाने के कारण उसमें ज़्यादा गुड़ निकलता है। इसलिए दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। दो स्थितियां बनती है, एक तो गुड़ अधिक मात्रा में बने और दूसरा है अधिक मात्रा में भाव मिले। इस प्रकार दादा का मानना यह है कि अधिक गुड़ प्राप्त करने के बजाय यदि हम समय से ही कोल्हू को चलाकर अधिक भाव प्राप्त कर लें तो वह ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था और यही कारण था कि पूरे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले प्रारंभ होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और जैसा हर वर्ष होता था इस वर्ष भी हमारा कोल्हू ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए। जितना जल्दी प्रारंभ हुआ उतना ही जल्दी हमने ईख का रस निकाला, गुड़ बनाया और हम इस कार्य से निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे और इस प्रकार से खेती करने वाला पूरा का पूरा दृश्य इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे नेत्रों के समक्ष जीवंत हो उठता है। खेती करने के साथ साथ पशुपालन के व्यवसाय से भी जुड़े हुए ये सभी किसान लोग जिस प्रकार की दिनचर्या में अपने आप को लगाते हैं उस प्रकार की दिनचर्या से संबंधित दृश्य इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे समक्ष जीवंत हो उठता है। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी और मैं बाल्टी से पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। हम दोनों ही थे, दोनों से आशय है यहाँ पर लेखक और उसकी माताजी, लेखक और उसकी माताजी दोनों ही थे। इसलिए लेखक ने यह सोचकर कि माँ से बात करनी चाहिए और फिर उसने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं।
अब तू ही बता मैं क्या करूं, यानी मैं क्या करूं, तू ही बता। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। वह अब उसके पिता की तरफ संकेत करके कहती है कि यदि मैं तेरे पढ़ने लिखने की बात करूंगी तो वह बरहेला सुअर, बरहेला से आशय है बहुत गुस्से में भरा हुआ जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है मां के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। जिस प्रकार से जंगली सुअर गुर्राता है उस प्रकार से वह गुर्राएगा यदि मैं तुम्हारे पढ़ने की बात करूंगी तो। अब मलाम खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। खेती के सारे काम पूरे हो गए हैं, सारे काम निपट गए हैं और अब खेती के काम में भी अब कुछ करना नहीं बचा है। इसलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, इसलिए दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। यदि वे दादा को कुछ कहेंगे तो दादा अवश्य ही मान लेंगे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। और आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। माँ और बेटे ने आपस में साथ साथ चलने का निश्चय कर लिया। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। और लेखक इसी ताक में था कि कोई न कोई व्यक्ति दादा को इस बारे में समझा दे कि खेतीबाड़ी से लड़के का समय व्यतीत करने के बजाय, खेतीबाड़ी के काम में लड़के का समय व्यर्थ करने के बजाय यदि वह उसे पढ़ने के काम में लगा देगा तो यह लड़के के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ की, हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। चलेंगे, माँ ने हाँ तो की। माँ ने बहुत व्यवस्था भरे भाव से हाँ कर दिया, लेकिन उसके स्वर में, उसकी आवाज़ में उदासी का भाव था। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, संभवतया कोई लाभ हो ही जाए, यही सोचकर दोनों माँ बेटे आगे का कार्य, आगे की व्यवस्था करने में जुट गए। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। मैं मन ही मन बहुत तड़पता था। पाठशाला जाने के लिए मेरे मन में बहुत तड़प होती थी, बहुत अधिक पीड़ा, बहुत अधिक बेचैनी होती थी। और वह मेरे मन की इस पीड़ा को, मेरे मन की बेचैनी को, मेरे मन की तड़पन को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसकी मन में तैयारी थी। वह चाहती थी कि मैं 7वीं तक पढ़ूं, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। माँ की तैयारी तो इसको 7वीं क्लास तक पढ़ाने की थी, लेकिन दादा के आगे माँ का बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। रात को मैं और माँ दोनों ही दत्ताजी राव देसाई के यहाँ पर चले गए और माँ दीवार के सहारे बैठकर सारी बात उन्होंने दत्ताजी राव को बता दी। वे भी इस बात से सहमत हो गए और दत्ताजी राव भी इस बात से सहमत हो गए कि बच्चे को खेती करने के काम में लगाने की बजाय पढ़ाई के काम में ही लगाया जाना चाहिए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। और माँ ने इस काम के साथ ही, यह बात कहने के साथ ही दत्ताजी राव देसाई को यह भी कह दिया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास ही गुजार देता है। वह घर गृहस्थी के काम में हाथ नहीं बटाता, खेतीबाड़ी के काम में सहयोग नहीं करता। वह तो दिन भर बाजार में रखमाबाई के पास ही अपना पूरा समय बिता देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। माँ ने इस बात का विश्वास दिला दिया कि मेरा पढ़ना लिखना बंद क्यों कर दिया गया है। इसलिए बंद कर दिया गया है कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना लिखना बंद करा दिया और मुझे खेती के काम में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं। अच्छी तरह देख,
और अब देसाई दादा ने उसको कहने के लिए, उसको सुनाने के लिए, उसको समझाने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए कहा कि आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मैंने भी दत्ताजी से कह दिया कि जनवरी का महीना अब है और परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। यदि अब भी मैं कक्षा में जाकर बैठ गया और मैंने पढ़ाई की दोहराई कर ली, पढ़ाई का दोहरान कर लिया, तो मैं 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा और मैं परीक्षा में पास भी हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। और इस प्रकार से दत्ताजी राव को पढ़ने के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक बात है, अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और जब वह आ जाए यानी दादा आ जाए तब उनको मेरे पास में भेज देना। और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा, और घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा, यानी लड़के तुम भी घड़ी भर बाद आ जाना, कुछ समय बाद तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। उठते उठते यह भी कहा दत्ताजी राव से कि दादा को हमारे यहाँ आकर इन सब बातों को कहने के बारे में मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। खैर नहीं से आशय यह है कि हम दोनों की मुसीबत बढ़ जाएगी। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। माँ साग भाजी देने आई थी, यही बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना। और दत्ताजी राव ने लड़के से कहा कि मैं तेरे पिताजी के सामने तुझसे कुछ पूछूंगा, तब डरना नहीं, निडर होकर साफ साफ जवाब देना, डरना मत। नहीं जी, लड़के ने कहा, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा जी। मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। और इस प्रकार से दादा को कहा कि देसाई सरकार के यहाँ पर साग भाजी देने के लिए गई थी और उन्होंने कहा है कि जब तेरा मालिक दिखाई नहीं देता, जब तेरा मालिक आ जाए तो उन्हें यहाँ इस तरफ मेरे पास में भिजवा देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। दादा ने अधीर होकर पूछा कि क्या कोई काम वाम बताया क्या देसाई सरकार ने? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो माँ ने कहा कि मुझे तो उन्होंने कोई काम वाम नहीं बताया, तो मैं हो आता हूं, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही, और यदि गणपा आ जाए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। यदि अपने बेटे के बारे में कहते हैं कि यदि वो आ जाए तो उसे खेतों पर भेज देना। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। यदि देसाई के बाड़े से दादा के लिए बुलावा आया तो यह दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जब दादा को गए आधा घंटा बीत चुका था, उसके बाद माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि अब तू वहाँ पर जा और यह कहना कि जीम ने बुलाया है। जीम ने से आशय है खाना खाने के लिए बुलाया है, भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? उन्होंने पूछा। छोरे क्यों आया रे, यानी तू क्यों आया है? लड़के तू क्या लेने आया है? दादा को बुलाने आया हूँ।
अभी खाना नहीं खाया है। मैंने भी कह दिया कि दादा को बुलाने आया हूं, अभी दादा ने खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया और मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? दत्ताजी राव ने पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे, अब क्यों नहीं जाता? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। अब इसलिए नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? क्योंकि खेतों में कोई भी पानी लगाने वाला नहीं है। क्यों रत्नाप्पा? हाँ जी। क्यों रत्नाप्पा? रत्नाप्पा ने उत्तर दिया, हाँ जी, यह जो कह रहा है सही है। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। जिरह करने से आशय बहस करना। दादा ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, सरकार ने दादा से बातचीत शुरू की, सरकार ने दादा से जैसे ही जिरह की, जैसे ही बहस की, तो सारा इतिहास, जो जो काम दादा किया करता था, सारा दिन वह बाजार में रखमाबाई के साथ गुजार दिया करता था, खेती बाड़ी में सहयोग नहीं करता था, इस प्रकार उसका सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, यानी दादा को खूब खरी खोटी सुनाई और खूब दादा पर गुस्सा भी किया। देसाई के मला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है। श्रम, परिश्रम, मेहनत नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, मन लगाकर मेहनत नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है। जो लागत खर्चा लगता है, जो खाद बीज और इत्यादि का खर्चा लगता है, वह भी सही समय पर नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। क्यों चढ़ा रहे हो? क्योंकि तुम इसको पढ़ा नहीं रहे हो और पढ़ाने के बजाय खेती के काम में लगा रहे हो और खुद खुले सांड की तरह घूमता है, यानी खुद कोई काम नहीं करता है, सारा दिन बाजार में ही इधर से उधर बिना काम ही अपना समय व्यतीत कर देता है और अपनी मस्ती के लिए छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने जोरदार तरीके से सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की। और दत्ताजी राव ने कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। जैसा कि साल बचाने की बात पहले से ही दत्ताजी राव को बता दी गई थी कि जनवरी का महीना है और आने वाले 1-2 महीनों में और अच्छी तरह से पढ़ाई की दोहराई कर ली जाएगी तो यह साल बच जाएगा। इस प्रकार से साल मारा नहीं जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो मेरे पास में सीधा चले आना। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। और बहुत अधिक मात्रा में उसको डांटते हुए कहा कि इसके ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ में अच्छे मनुष्य की तरह, बच्चों की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, बल्कि यह कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और दत्ताजी राव ने लेखक को पढ़ाने का आश्वासन दिया और दादा को बहुत अधिक हजामत बनाते हुए उसको बहुत अधिक डांटा फटकारा। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। दादा ने कहा कि मैंने कब मना किया है, इसको थोड़ी गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल लिया और नजरों के सामने इसको रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया
क्यों रे छोकरे? दत्ताजी राव ने पूछा, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है ना कभी? और उन्होंने पूछा कि क्या तू कभी नापास हुआ है? नापास होने से आशय अनुत्तीर्ण होना। क्या तू कभी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। जब मैं परीक्षा में ही नहीं बैठा तो नापास होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कभी उत्तीर्ण होने की बात ही नहीं आई। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठकर खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है। एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था और दादा ने भी अब उसे स्कूल में भिजवाने के लिए अपना मन बना लिया। उसने दत्ताजी राव सरकार से कहा कि आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से इसे पढ़ने के लिए, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए। पाठशाला का समय 11 बजे से है, दिन निकलते ही खेत पर चले जाना, खेत पर हाजिर हो जाना। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंच जाना। और 11 बजे तक तो खेत में पानी लगाना है और उसके बाद खेत में पानी लगाने का काम जैसे ही पूरा हो उसके बाद सीधे पाठशाला पहुंच जाना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? ये सब शर्तें जो दादा ने बताई, क्या ये सब शर्तें मंजूर है क्या? यानी 11 बजे की पाठशाला है तो सुबह जल्दी उठ करके पहले खेतों में पौधों को पानी लगाना है, उसके बाद में पाठशाला जाना है, पाठशाला से वापस आकर के और 1 घंटा भर ढोर चराना है। ढोर से आशय है पशुओं को चराना है। और कभी कभी खेतों में ज़्यादा जब काम हो जाए तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना है, यानी तब खेत में काम करना ज़्यादा जरूरी है, पाठशाला में गैर हाजिर ही रहना है, पाठशाला जाना जरूरी नहीं है। आखिरी में उससे पूछा, समझे? मंजूर है का? क्या ये सब बातें तुझे मंजूर है? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। जब खेत में ही काम होगा तो फिर पढ़ाई क्यों? पढ़ाई की बजाय गैर हाजिर ही रहे और खेत में काम करना चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। मन आनंद से इसलिए उमड़ रहा था क्योंकि मन में पाठशाला जाने की तड़पन थी और पाठशाला जाने की तड़पन जैसे ही पूरी हुई, जैसे ही समाप्त हुई, अब पाठशाला जाने की इसकी जब बारी आई तो इसका आनंद से मन उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ने। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है और अगर तू अपने काम में ढिलाई बरतेगा तो किसी दिन तू जहां दिख जाएगा वहीं पर तेरे को मैं कुचल दूंगा और तेरे ऊपर पड़ने का जो भूत सवार हुआ है वह सारा भूत भी निकल जाएगा। मुझे मालूम है बालिस्तर नहीं होने वाला है तू,
बालिस्तर से आशय है तुम बैरिस्टर नहीं बनोगे, एडवोकेट बैरिस्टर नहीं बनने वाले हो तुम पढ़ लिख करके। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। जब 11 से 5 बजे का समय होता वह समय होता पाठशाला में जाने का, और पाठशाला में जाने का जो समय होता उस समय सर्दी, गर्मी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में नहीं पिसना पड़ता, और 11 बजे से 5 बजे तक वह विद्यालय में पढ़ने का आनंद उठाता। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उस चक्की की अपेक्षा, चक्की किस बात की? सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हवा पानी हो, वर्षा हो, भूख प्यास में कोई व्यक्ति पीड़ित रहे और दिन भर अपने खेत पर काम करता रहे, इस प्रकार की चक्की में पिसने के बजाय मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती, क्योंकि स्कूल में यदि मास्टर जी कुछ पढ़ाएंगे तो वे उसके साथ में कुछ शारीरिक दंड भी देंगे, और इस प्रकार से यदि जो चक्की उसकी खेती से संबंधित कार्य की लगातार जिसमें उसकी पिसाई होती रहती है, उसके बजाय उसने मास्टर की छड़ी की मार को अधिक अच्छा बताया। उसे मैं मजे से सहन कर लेता था, और इस प्रकार से दिन भर इस चक्की में पिसने की बजाय मास्टर की छड़ी की मार को मैं मजे से सहन कर लेता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार आनंद यादव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जूझ का प्रथम अंश का अध्ययन कर लिया है। इसके आगामी एवं अंतिम अंश का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।